हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब कुछ इस तरह से है कि अभी तो प्लांट नेचुरली खुद अपना प्रोपेगेशन कर सकता है, रनर के थ्रू, ऑफसेट के थ्रू, सकर के थ्रू, स्टोलन के थ्रू, ठीक है। और वाया रूट भी कर सकता है, वाया लीफ मतलब थ्रू रूट भी कर सकता है, थ्रू लीफ भी कर सकता है। अब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड देखने जा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप किए हैं जिसके बेसिस पर हम लोग प्लांट को इंड्यूस करते हैं कि वो क्या कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। मतलब वो मेथड्स जो हम लोगों ने डेवलप किए हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। उसे हम लोग हॉर्टिकल्चरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। इस आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में फिर से कौन सा वर्ड लिया गया है, वेजिटेटिव वर्ड लिया गया है। अगर फिर से वेजिटेटिव वर्ड लिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग फिर से प्लांट के किस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग प्लांट के फिर से वेजिटेटिव पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, मतलब रूट को सेलेक्ट करेंगे, स्टेम को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर लीफ को। इसका मतलब है कि फिर से जो प्रोपेगेशन होगा, भले ही आर्टिफिशियल मेथड हम लोग ने मेथड को डेवलप किया है, लेकिन हम लोग किस पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट को इंड्यूस करेंगे या वेजिटेटिव पार्ट को अलाउ करेंगे कि फिर से वो एक नया प्लांट बना ले, ठीक है। और अगर किसी वेजिटेटिव पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर हमने रूट को लिया और रूट के थ्रू नया प्लांट बनाया, तो फिर ये रूट के थ्रू नया प्लांट बनाना, रूट क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट, और रूट से नया प्लांट बनाना, नया प्लांट के बनने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन। तो इस तरह से वर्ड हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। जब नेचुरली ना होकर हम लोगों के द्वारा मेथड इवॉल्व किया गया है तो उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग जनरली स्प्रिंग सीजन में करते हैं या फिर रेनी सीजन में करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि स्प्रिंग और रेनी सीजन को ही हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मेथड है। मतलब प्लांट के पास नेचुरली ऐसा एडेप्टेशन नहीं है, ठीक है। हम लोग खुद प्लांट को आर्टिफिशियली क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। तो ऑब्वियस है कि जो सराउंडिंग है या जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो प्लांट के लिए जितना फेवरेबल होगा, जितनी ग्रोथ वाली कंडीशन होगी, उतना ही हमारे लिए आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कराना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखो, प्लांट को जब हम आर्टिफिशियली प्रोपेगेट कराएंगे ना, तो हमें दो तरह की कंडीशन, एक कंडीशन जो हम लोग देंगे और दूसरी एनवायरमेंटल फैक्टर भी क्या होने चाहिए, प्रमोटिंग होने चाहिए। ऑप्टिमम लाइट होनी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम वाटर होना चाहिए। तो सब कुछ होना चाहिए, तभी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन हमारा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, मैन मेड टेक्निक। तो आपको समझ में आया कि इसे मैन मेड टेक्निक क्यों कहा जा रहा है। मैन मेड टेक्निक की वजह से ये क्या है, आर्टिफिशियल। वेयर सोमैटिक बॉडी या सोमैटिक पार्ट इज मेड टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सोमैटिक पार्ट का। इसी वजह से वेजिटेटिव है, और फिर से इंडिपेंडेंट प्लांट को बना देंगे तो प्रोपेगेशन है। इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट में सारी बातें आ गई। मैन मेड टेक्निक मतलब आर्टिफिशियल, सोमैटिक पार्ट का इस्तेमाल करेंगे मतलब वेजिटेटिव, और इंडिपेंडेंट प्लांट को फिर से हम लोग बना देंगे मतलब प्रोपेगेशन। तो ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को लिख दिया गया। उसी को हम लोग हॉर्टिकल्चरल मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट, हम लोग कौन सा सीजन लेंगे, हम लोग रेनी सीजन लेंगे या फिर स्प्रिंग सीजन लेंगे। और रेनी सीजन एंड स्प्रिंग सीजन बेस्ट पीरियड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब हम लोग वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन कर रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड से, तो उसके लिए हम लोगों ने कई तरह के मेथड्स बनाए हैं। हम लोगों ने कटिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग लेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों ने एक मेथड और डेवलप किया जो सबसे फास्ट प्रोपेगेशन मेथड है, और उसका नाम है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन जिसे हम आप लोगों ने टिश्यू कल्चर के नाम से भी सुन रखा होगा। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो हम लोग मेथड्स देखते हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं, तो देखिए, मेथड कटिंग है, कटिंग के बाद क्या है, लेयरिंग है, लेयरिंग के बाद ग्राफ्टिंग है, और ग्राफ्टिंग के बाद जो सबसे फास्टेस्ट होता है, तो सबसे जो फास्टेस्ट होता है वो क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसको इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर है।
फिर से सुनिए, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है और माइक्रो प्रोपेगेशन। अब हम लोग किस में आते हैं? सबसे पहले कटिंग में। तो बहुत ही सिंपल है, कई बार आप लोगों ने किया भी होगा। अब जैसे हम लोगों ने अपने घरों में क्या किया होगा, जो गुलाब का पौधा होता है ना, तो गुलाब के पौधे को हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग उसकी जो टहनी होती है, उसकी जो स्टेम की ब्रांच होती है, उसको क्या करते हैं, कट मार के अलग कर लेते हैं। और कट करने के बाद अलग करके फिर एक नए पॉट में उसे हम लोग फिर से क्या कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं। तो एक तरह से स्टेम के एक पार्ट को हमने कट किया और कट करने के बाद फिर हमने उसको एक नई जगह पर क्या कराए, क्या किया, प्लांट किया, और उससे नया प्लांट क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। तो अब आप लोगों को कटिंग का एक जनरल आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब कटिंग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग बहुत ही प्रॉपर कटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर कटिंग कहने से हम क्या कहना चाहते हैं, दरअसल हम लोग घरों में जब कुछ कर रहे होते हैं ना इस तरह के थ्रू प्रोपेगेशन, तो कई बार हमारा प्रोपेगेशन सक्सेसफुल होता है और कई बार हमारा प्रोपेगेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो कुछ बातें हैं जिसको हम लोगों को बहुत प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, है ना, जिसकी ताकि हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके। अब देखिए कटिंग में क्या है। तो कटिंग में सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखना है, कटिंग में पहली बात तो ये है कि कटिंग में हम लोग किस वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग स्टेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग लीफ का भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमनली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टेम का। तो जब हम लोग स्टेम को वेजिटेटिव पार्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे कटिंग में, तो स्टेम कटिंग, रूट का इस्तेमाल करेंगे तो रूट कटिंग, लीव्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या नाम हो जाएगा, लीफ कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो रूट कटिंग, स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग। अब यहाँ पर अब आप लोगों को बहुत स्मार्ट बन के कुछ एक दो बातें सोचना है, ठीक है। तो चलिए वो दो बातें क्या हो सकती है। पहली बात, अगर हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम को मान लेते हैं कट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने स्टेम को, सोचिए, इमेजिन कीजिए ये प्लांट है, ठीक है, और प्लांट से हम लोगों ने स्टेम या उसकी एक ब्रांच को क्या किया, कट किया, और कट करने के बाद उसको हम लोग नई जगह पर क्या करना चाहते हैं, नई जगह पर हम उसे प्लांट करना चाहते हैं। तो नई जगह पर जब हम उसे प्लांट करेंगे तो उसे हम लोग सॉइल में प्रॉपर क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे। सॉइल में उसको प्रॉपर एम्प्लॉय करने के बाद हम लोगों का एम क्या रहेगा, तो आपको पता है कि हम लोगों का एम या सक्सेसफुल प्लांटिंग कब पॉसिबल हो पाएगी, जब इस स्टेम की लोअर पोर्शन से क्या अराइज हो जाएंगे, रूट्स अराइज हो जाएंगे, ठीक है। अगर उस स्टेम की ब्रांच से प्रॉपर उसके बेसल पोर्शन से रूट अराइज हो गए तो इसका मतलब है कि हम लोगों की जो प्लांटिंग है वो क्या हो गई, सक्सेसफुल हुई। और अगर रूट क्या कहते हैं, इनिशिएट नहीं हो पाया, तो फिर अगर रूट इनिशिएट नहीं हो पाया तो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन ऊपर तक जा नहीं पाएगा, तो फिर हमारी जो कटिंग के थ्रू प्रोपेगेशन है वो क्या हो जाएगा, वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये सोचें कि हमें कटिंग को हर हाल में सक्सेसफुल बनाना ही है, तो हमारा सबसे पहला एम ये होना चाहिए कि जो भी प्लांट पार्ट हमने कट किया है उसके बेसल पोर्शन से, मतलब वो पार्ट जिसको हम सॉइल में इनपुट कराने जा रहे हैं, उस पार्ट से क्या अराइज हो जाना चाहिए, रूट्स अराइज हो जाना चाहिए। अब हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने हार्मोन्स पढ़ रखे हैं, उसमें हम लोगों ने ऑक्सिन पढ़ रखा है, और हम लोगों ने खूब पढ़ रखा है वहाँ पर ऑक्सिन का रोल क्या होता है। तो जितना भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना, तो उस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, मतलब कटिंग में या स्टेम कटिंग में, ये जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है, तो एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। मतलब अगर हम लोगों ने इस स्टेम को लिया, स्टेम की ब्रांच को लिया, और उसके बेसल पोर्शन को हमने ऑक्सिन से क्या किया, इसको ऑक्सिन से अगर हम लोगों ने ऑक्सिन में डिप कराया, ठीक है, ऑक्सिन के साथ इसका इंटरेक्शन करा दिया, तो फिर ऑक्सिन यहाँ पर रूटिंग को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पार्ट को कट करने के बाद जिस पार्ट को हमें सॉइल में इनपुट कराना है, तो उस पार्ट को हम लोग ऑक्सिन के सलूशन में कुछ मिनट्स तक क्या रखते हैं, डिप रखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसे सॉइल में ले जाकर क्या करते हैं, प्लांट करते हैं। तो फिर ऑक्सिन क्या करता है कि बेसल पोर्शन से रूट को क्या कर देता है, इनिशिएट कर देता है। तो फिर रूट फॉर्मेशन लगभग क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर रूट फॉर्मेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर वाटर मिनरल ऊपर की तरफ क्या होने लगते हैं, ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं। फिर प्लांट की ग्रोथ क्या होने लगेगी, तो प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात हम लोगों को समझ में आ गई कि जब भी हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो हम उसे ऑक्सिन के सलूशन में भी कुछ समय तक, या रूट ऑक्सिन के सलूशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि रूट प्रमोटिंग सब्सटेंस के साथ उसका हम क्या कराएंगे, तो उसके साथ हम उसका इंटरेक्शन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
दूसरी बात ये है कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि जब यहाँ पर रूट्स अराइज होंगी तो वो एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगी, तो अब आपको ये बात तो पता है कि स्टेम से अगर जो रूट्स अराइज होंगी उसे हम लोग एडवेंटिशियस ही कहेंगे। क्यों उसे एडवेंटिशियस कहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जब रेडिकल से रूट निकलती है तो उसे हम लोग ट्रू रूट कहते हैं, और जब रेडिकल के अलावा किसी और पोर्शन से निकलती है, चाहे वो नेचुरल मेथड में हो चाहे वो आर्टिफिशियल में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस। तो यहाँ से जो रूट अराइज होगी वो अपने आप में क्या होगी? एडवेंटिशियस। अब तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग किसी, अगर मान लीजिए हम लोग स्टेम कटिंग कर रहे हैं, तो स्टेम कटिंग करते समय हम लोगों ने ये स्टेम की ब्रांच ली, तो इस स्टेम की ब्रांच को हमें ऐसा सिलेक्ट करना होगा जिसमें कम से कम 2-3 बड्स पहले से क्या हो? मौजूद हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर बड्स मौजूद होंगी पहले से तो उसी बड्स में क्या होने लगेगी? ग्रोथ होने लगेगी, और ब्रांचेस क्या होने लगेंगी? अराइज होने लगेंगी। अब आप खुद सोचो कि अगर इसके पास बड्स ही नहीं होगी तो फिर ब्रांचेस कहाँ से अराइज होंगी? ठीक है, तो हम लोगों को जब कटिंग के थ्रू प्रोपेगेशन करा रहे हैं तो दो बातें हम लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात ये है कि हमें बड का ख्याल रखना है, और दूसरी बात ये है हमें उसे ऑक्सीजन के सोल्यूशन में डिप कराना है ताकि एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन क्या हो सके? इनिशिएट हो सके। तो कटिंग में हम लोग रूट, स्टेम और लीफ को हम लोग कटिंग के लिए क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। तो कट पीसेस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स आर प्लांटेड इन द सॉइल, और ये सब काम हम लोग कहाँ करते हैं? नर्सरी में करते हैं। प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल कटिंग, तो सक्सेसफुल कटिंग के लिए जो प्री रिक्विजिट है तो वो प्री रिक्विजिट क्या है? इंडक्शन ऑफ रूटिंग। ठीक है, और इंडक्शन ऑफ रूटिंग के लिए हम लोग ये IAA का इस्तेमाल कर सकते हैं, NBA का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग नेचुरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग बहुत आसान है। तो स्टेम कटिंग में देखो क्या है, तो जैसे ये मान लेते हैं ये प्लांट है, ठीक है, और ये मान लेते हैं रोज, चाइना रोज, किसी का भी प्लांट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टेम की एक ब्रांच को हमने यहाँ से कट किया, तो ये देखिए ये स्टेम की एक ब्रांच है, इसे हम लोगों ने यहाँ से क्या किया? कट किया। अच्छा, इस ब्रांच को जानते हो कम से कम 1 ईयर कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब ये ब्रांच कैसी होनी चाहिए? 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। अगर 1 ईयर ओल्ड ब्रांच है ना, तो फिर इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर ग्रोथ क्या हो चुकी होगी? कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें 1 ईयर ओल्ड हम लोग ब्रांच को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। लगभग 20 to 30 सेंटीमीटर, तो 20 to 30 सेंटीमीटर हम लोग स्टेम की ब्रांच को क्या करते हैं? कट करके क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। और कोशिश करेंगे कि जब हम लोग स्टेम को कट कर रहे हैं तो हम लोग किसी ऐसे ही स्टेम को कट करेंगे जो 1 ईयर ओल्ड हो और साथ ही साथ उसके पास क्या मौजूद हो? बड्स मौजूद हो। ठीक है, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेम में जो बड्स होंगी वो ट्रू बड होंगी या फिर फॉल्स बड होंगी, तो ऑब्वियस बात है कि स्टेम में कौन सी बड होती हैं? तो स्टेम में तो ट्रू बड्स होती हैं। तो वो कौन सी बड्स यहाँ पर मौजूद होंगी? ट्रू बड्स। तो अब हम लोगों ने ये क्या किया? 1 ईयर ओल्ड स्टेम को क्या किया? कट मारा, 20 to 30 सेंटीमीटर पार्ट उसका लिया, फिर उसके बेसल पोर्शन को हमने किस में डिप कराया? तो उसके बेसल पोर्शन को हमने ऑक्सीजन के सोल्यूशन में क्या कराया? डिप कराया। ठीक है, तो कुछ मिनट तक ऑक्सीजन के सोल्यूशन में डिप कराने के बाद हम उसे सॉइल में क्या करेंगे? प्लांट करेंगे, और सॉइल में प्लांट करेंगे तो रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और ऐसी रूट्स को हमने क्या कहा? एडवेंटिशियस रूट। ऐसी रूट को एडवेंटिशियस रूट हमने क्यों कहा? इस वजह से क्योंकि ये किससे अराइज हो रही है? स्टेम से अराइज हो रही है, तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट। तो स्टेम कटिंग अपने आप में कैसा मेथड है? तो स्टेम कटिंग को बोला जाता है मोस्ट कॉमन मेथड। आपको पता ही है मोस्ट कॉमन मेथड होता है स्टेम कटिंग। ठीक है, तो 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ, तो 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ 1 ईयर ओल्ड, तो 1 ईयर ओल्ड स्टेम को हम लेते हैं, और उसका जो लोअर एंड है जिसको हम बेसल एंड कह रहे हैं उसको हम लोग डिप करेंगे किसमें? ऑक्सीजन सोल्यूशन में। कितनी देर के लिए? सेवरल मिनट्स के लिए बिफोर प्लांटिंग। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, फिर जब हम लोग प्लांटिंग करेंगे तो लोअर एंड्स क्या डेवलप कर लेगा? एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप कर लेगा, और बड्स क्या हो जाएंगे? स्प्राउट कर जाएंगे। स्प्राउट का मतलब है कि बड जो कि
बड्स प्रेजेंट ओवर द एक्सपोज्ड पार्ट। तो एक्सपोज्ड पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेम में जो बड्स मौजूद हैं वो क्या कर जाएंगे, स्प्राउट कर जाएंगे, और स्प्राउट का मतलब क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा एंड फॉर्म द शूट सिस्टम, और इस तरह से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक कंप्लीट प्लांट हमारे सामने तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्लांट से हम लोगों ने एक प्लांट और तैयार कर लिया है, इसका मतलब क्या है, प्रोपेगेशन। ठीक है, ऐसा किस में किया जाता है, तो ऐसा रोज, चाइना रोज, ये देखो मिलते जुलते नाम है। ऐसा हम लोग सिट्रस में करते हैं, टी प्लांट जिसको हम लोग थिया भी कहते हैं, और किस में किया जाता है, बोगनवेलिया। तो रोज में करते हैं, चाइना रोज में करते हैं, सिट्रस में करते हैं, टी प्लांट में करते हैं, और किस में करते हैं, बोगनवेलिया में करते हैं। ठीक है, अब स्टेम कटिंग के बाद, ठीक है, तो स्टेम कटिंग के बाद हम लोग किस कटिंग को लेंगे, तो स्टेम कटिंग के बाद अब हम लोग रूट कटिंग की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही रूट कटिंग की बात करेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि आप सोचो रूट कटिंग के बारे में। ठीक है, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, आपके दिमाग में कौन से कंसर्न रूट कटिंग को लेकर डेवलप होंगे। तो देखो आपको किन बातों को ध्यान रखना होगा और आपके दिमाग में कौन से कंसर्न रूट कटिंग को लेकर डेवलप होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम रूट कटिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम रूट के किसी पार्ट को क्या कर लेंगे, कट करके अलग कर लेंगे। ठीक है, और रूट के उसी पार्ट के थ्रू, मतलब रूट के उसी पार्ट के थ्रू हम न्यू प्लांट को क्या कराएंगे, प्रोपेगेट कराएंगे। अब जो रूट का हम लोगों ने पार्ट कट किया है, ठीक है, तो अब आपने जब उसको कट करके अलग कर लिया है ना, तो अब आप अपने दिमाग में ये मत रखो कि वो रूट है। आप अपने दिमाग में उसे किस तरह से ट्रीट कीजिए कि वो एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू अब हम लोग नए प्लांट को क्या कराने जा रहे हैं, प्रोपेगेट कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उस रूट को भी क्या करेंगे, तो उस रूट को भी हम लोग ऑक्सीजन के सोल्यूशन में क्या करेंगे, डिप करेंगे, क्योंकि वो जानते हो अब वो प्रॉपर प्लांट का पार्ट है। तो अब वो प्रॉपर अगर प्लांट का पार्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने रूट के पार्ट को कट करके अलग कर लिया है तो अब वो रूट की तरह बिहेव करेगा। नहीं, अब हमें रूट के उसी पार्ट में लीफ को भी डेवलप कराना है, बड्स को डेवलप कराना है, तो ऑब्वियस है कि रूट के उसी पार्ट में अब हमें खुद नई रूट्स को भी क्या कराना होगा, डेवलप कराना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने रूट के किसी पार्ट को कट करके अलग किया है तो अब आप उसको प्रॉपर एक ऐसा टिश्यू मानो, ठीक है, अब आप भूल जाओ कि वो रूट है। ठीक है, बस हम उसे रूट कटिंग इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है पार्ट, वो क्या सेलेक्ट किया है, रूट। अब वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोगों को फिर से नए सिरे से रूट को भी डेवलप कराना है, बड्स को भी क्या कराना है, डेवलप कराना है। अब स्टेम कटिंग और रूट कटिंग में देखिए फर्क क्या है। स्टेम में तो बड्स क्या हो सकती हैं, पहले से मौजूद हो सकती हैं, लेकिन जो रूट होता है ना, अगर आप रूट को अलग करते हो तो रूट में तो बड्स क्या पहले से मौजूद नहीं हो सकती हैं। तो रूट में अगर बड्स पहले से मौजूद नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा, तो फिर हमें उसमें बड्स को भी क्या कराना होगा, इनिशिएट कराना होगा। हमें वहाँ पर इंडक्शन ऑफ क्या कराना होगा, बडिंग भी कराना होगा। इंडक्शन ऑफ बडिंग के लिए हम लोग साइटोकाइनिन वगैरह का क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हमें उस रूट के पार्ट में किसको इनिशिएट कराना होगा, रूटिंग को तो हमें हमेशा इनिशिएट कराना होगा। तो रूट के पार्ट को हम लोगों ने अलग किया, ऑक्सीजन के सोल्यूशन में हमने उसे डिप किया, फिर सॉइल में हमने उसे क्या किया, प्लांट किया, जैसे हम लोग स्टेम को प्लांट करते हैं, और फिर उसके वही बेसल पार्ट से क्या निकल आएगा, रूट इनिशिएट हो जाएगा, और फिर हम लोग साइटोकाइनिन का स्प्रे करेंगे तो एडवेंटिशियस बड का फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाएगा, और फिर बड्स निकल आएंगी, और उन बड्स के थ्रू क्या निकल आएंगी, नई ब्रांचेस निकल आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर फिर से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ रही होगी। जब हम लोग रूट कटिंग का इस्तेमाल करेंगे, रूट को लेंगे और रूट में हम लोग बड के इनिशिएशन को, बड के फॉर्मेशन को अगर हम इंड्यूस करेंगे तो रूट में बनने वाली बड को हम लोग कौन सी बड कहेंगे, एडवेंटिशियस बड। ठीक है, आपको पता है कि कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर पहले से ही कौन मौजूद होती है, एडवेंटिशियस बड मौजूद होती है। तो अगर एडवेंटिशियस बड पहले से ही किसी रूट में मौजूद है तो फिर हमारी ये प्रॉब्लम और भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जहां पर एडवेंटिशियस बड मौजूद नहीं होती है वहां पर एडवेंटिशियस बड के फॉर्मेशन को भी हमें इनिशिएट करना होता है।
ठीक है। तो फाइनली हम आपसे अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए टेक्निकल है, जो आपके लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। स्टेम कटिंग और रूट कटिंग में हमारे लिए स्टेम कटिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ एक है। स्टेम कटिंग में हमें रूटिंग को सिर्फ क्या करना है, इनिशिएट करना है। जबकि रूट कटिंग के केस में, लीफ कटिंग के केस में हमें रूट कटिंग और लीफ कटिंग में हमें एडवेंटिशियस रूट को भी इनिशिएट करना है और साथ ही साथ बड को भी क्या करना है, इनिशिएट करना है। तो प्री रिक्विजिट फॉर स्टेम कटिंग क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ रूटिंग, इंडक्शन ऑफ रूटिंग। लेकिन प्री रिक्विजिट जब हम रूट कटिंग करेंगे, लीफ कटिंग करेंगे, तो फिर इंडक्शन ऑफ क्या कराना होगा, तब हमें इंडक्शन ऑफ रूटिंग भी करानी होगी और इंडक्शन ऑफ या इनिशिएशन ऑफ बडिंग भी करानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूट कटिंग। तो रूट कटिंग में कुछ नहीं, लॉन्ग पीस ऑफ रूट को हम लोग क्या करेंगे, तो लॉन्ग पीस ऑफ रूट्स को हम लोग एक प्रोपेगेशन के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यार यूज टू प्रोपेगेट आर्टिफिशियली। अब देखो यहाँ पर हमने सोचने वाला साइन बनाया है, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट क्या होगा, तो रूट कटिंग में हमारे लिए ज़रूरत क्या है, तो हमारे लिए रूट कटिंग में उस रूट को जो हम लोगों ने अलग किया है उसमें हमें नए सिरे से रूट को भी इनिशिएट कराना है और नए सिरे से हमें बट्स को भी इनिशिएट कराना है। तो हमें इनिशिएट कराना है एडवेंटिशियस बट को भी और हमें इनिशिएट कराना है एडवेंटिशियस रूट को भी। तो एडवेंटिशियस बट को इनिशिएट कराने के लिए हम लोग साइटोकाइनिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवेंटिशियस रूट को इनिशिएट कराने के लिए हम लोग ऑक्सिन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखना कि पहले हम लोग रूटिंग को इनिशिएट करते हैं, जब रूट प्रॉपर डेवलप हो जाता है तब हम लोग शूट को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि पहले जब रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा तो वाटर मिनरल की सप्लाई ऊपर होने लगेगी और जब वाटर मिनरल की सप्लाई ऊपर सक्सेसफुल होने लगेगी तब हम लोग शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। नेचुरली भी ऐसा ही होता है, जब सीड जर्मिनेशन होता है ना, तो प्लूम्यूल और रेडिकल में पहले कौन डेवलप होता है, रेडिकल डेवलप होता है। पहले रूट सिस्टम बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, शूट सिस्टम। और ये जो एडवेंटिशियस बड और नेचुरल बड जो है, इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में खूब अच्छे से दिया है, बार बार दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, तो लेमन, टेमेरिंड, ब्लैकबेरी एंड रेस्पबेरी, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा याद करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं लीफ कटिंग, ठीक है। तो लीफ कटिंग में कुछ नहीं, अब हम लोग वेजिटेटिव पार्ट के फॉर्म में किसका इस्तेमाल करेंगे, लीफ का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कोई लीफ लिया, लीफ को हम लोगों ने ट्रांसवर्सली, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यही लीफ है ना, ये फ्लैट है, ये अपना हाथ को हम लोग लीफ मान लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एक कट यहाँ से, तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्सली हम लोग क्या मारते चले जाएंगे, कट मारते चले जाएंगे। तो फिर जब ट्रांसवर्सली हम लोग कट मारते चले जाएंगे ना, तो स्लाइसेस बन जाएंगी और लीफ की एक स्लाइस को अलग करेंगे और ले जाकर सॉइल में हम प्लांट कर देंगे। ठीक वैसे ही प्लांट करेंगे जैसे हम लोग किसको प्लांट करते हैं, स्टेम को कर रहे होते हैं। हाँ, आप इस बात को बिल्कुल भूल जाना, किसमें, रूट कटिंग में और लीफ कटिंग में, कि वो जो है वो लीफ है या फिर वो जो रूट है। जब आपने रूट को अलग कर लिया, जब आपने लीफ को अलग कर लिया, तो अब आप उसको प्रॉपर एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह कंसिडर करो कि ये बस एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें स्टेम और क्या कहते हैं, रूट, दोनों को फिर से क्या कराना है, इनिशिएट कराना है, ठीक है। बस उसका नाम रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बेस्ड है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसका किस पार्ट को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। तो समझ गए। तो लीफ कटिंग में कोई लीफ है, ठीक है, तो कोई भी लीफ है, जैसे लीफ कटिंग में जैसे मान लेते हैं क्या है, तो लीफ कटिंग में जैसे कोई लीफ है, ठीक है। इस लीफ को हम लोगों ने इस तरह से क्या कर दिया, तो इस तरह से हम लोगों ने उसको ट्रांसवर्सली कट कर लिया। फिर ये जो सेक्शन निकला इसको हमने सॉइल में प्लांट कर दिया, ठीक है। लेकिन सॉइल में प्लांट करने से पहले हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन में हमें उसे क्या कराना होगा, तो उसे हमें ऑक्सीजन में वापस से डिप कराना होगा और ऑक्सीजन में डिप कराने के बाद उसमें एडवेंटिशियस रूट्स इनिशिएट हो जाएंगी और साथ ही साथ उसमें हमें एडवेंटिशियस बड फॉर्मेशन को भी क्या करना होगा, इंड्यूस करना होगा। उसके लिए उसके एरियल पार्ट में हम लोग साइटोकाइनिन को अप्लाई करेंगे और फिर जब रूट बन जाएगा तो साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन से उसमें एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। ठीक हो, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लीफ कटिंग, अच्छा लीफ के
में अगर हम लोग ध्यान रखें तो कुछ ऐसी भी लीफ होती हैं जिसमें स्टार्टिंग से एडवेंटिशियस बड मौजूद होती हैं, और जिसमें स्टार्टिंग से एडवेंटिशियस बड मौजूद है उसका मतलब है कि हमारा काम थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें वहाँ पर एडवेंटिशियस बड को इनिशिएट नहीं कराना होगा। अगर आपको याद हो ब्रायोफाइलम की लीफ, अगर आपको याद हो बिगोनिया, तो हमने आपको बताया था ना ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया में क्या होता है, लीफ की मार्जिन में ही क्या मौजूद होते हैं, एडवेंटिशियस बड्स मौजूद हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर ऐसे प्लांट्स का हमें प्रोपेगेशन करना है आर्टिफिशियली, तो ये हमारे लिए बहुत आसान सी बात है, ठीक है, कि हम वहाँ पर लीफ को कट करके बस फिर हमें ऑक्सीजन के सोल्यूशन में डिप कराना होगा। फिर हमें रूट बनने के बाद साइटोकाइनिन को अप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि वहाँ पर बड्स ऑलरेडी क्या है, मौजूद है। तो लीफ कटिंग में लीव्स आर कट ट्रांसवर्सली एंड प्लांटेड इन सॉइल इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकली हम उसे क्या कर देंगे, प्लांट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा प्री रिक्विजिट क्या होगा, खुद से सोचो। तो हमें प्री रिक्विजिट क्या होगा, तो स्टेम के केस में तो बड्स मौजूद है। देखो हमें दो ही चीज़ें चाहिए, हमें एक नए प्लांट को बनाने के लिए बड चाहिए, रूट चाहिए, ठीक है। तो जब हमने स्टेम को लिया था तो उसमें बड ऑलरेडी था, तब हमारा प्री रिक्विजिट क्या था, सिर्फ रूटिंग था, रूट को इनिशिएट कराना। लेकिन जब हमने रूट को या लीफ को लिया, ठीक है, तो रूट और लीफ को जब हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट की तरह लिया, तो अब हमारा प्रीरिक्विजिट क्या हो जाएगा, वापस से हमें रूट को भी इनिशिएट कराना होगा और एडवेंटिशियस बड को भी क्या कराना होगा, इनिशिएट कराना होगा। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सोचना है, ठीक है। तो वैसे तो एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो इससे पूछेगा, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ही लोगों को प्रॉब्लम होती है। सीधे वाली बातें तो सभी लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, स्नेक प्लांट सेंसेवियरा में हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो स्नेक प्लांट सेंसेवियरा में कराते हैं, और साथ ही साथ हम लोग किस में कराते हैं, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया में। तो अब आप लोगों को कटिंग पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, और उनकी क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग कटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, और वो नेक्स्ट क्या है बताइए, मतलब नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मेथड है लेयरिंग। ये जो लेयरिंग है, नाम सुनने में लग रहा होगा एकदम नया है, ठीक है, लेकिन आपको हमने एक दिन कहा था ना कि इंसान जो भी कुछ सीख रहा होता है वो नेचर से ही सीख रहा होता है। जो कुछ नेचर में पहले से मौजूद है उसी से उसने सीखा होता है। आप याद करो, नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में अगर आप लोगों को स्टोलन याद आ रहा हो, ठीक है, आपने रनर पढ़ा था, ऑफसेट पढ़ा था, सकर पढ़ा था, स्टोलन, तो आपको स्टोलन याद है। स्टोलन जब हमने आपको खूब एक्सप्लेन किया था, जब हमने आपको स्ट्रॉबेरी का केस बताया था, हमने कहा तो उसमें रनर भी है, उसमें स्टोलन भी है। आपको स्टोलन याद आया, मिंट में, जैस्मिन में। तो जब हमने कहा था कि जैसे स्टोलन में क्या होता है कि जैसे ये सॉइल है, ठीक है, और ये क्या है, स्टेम है, तो स्टेम के बेसल प्लांट से, बेसल पोर्शन से एक ब्रांच अराइज होती है, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है एयर में, फिर वो नीचे की तरफ झुकती है, और जहां से सॉइल को टच करती है वहां पर एडवेंटिशियस रूट का और शूट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन, नया प्लांट अराइज हो जाता है। तो आपको स्टोलन याद है। तो अगर आपको स्टोलन याद है तो समझ जाओ कि लेयरिंग में हम लोग कुछ वैसा ही काम करने वाले हैं। तो हम लोग लेयरिंग में करते क्या है, तो बिल्कुल स्टोलन जैसा ही काम करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट के सबसे पहले हम बेसल पार्ट में, तो बेसल ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने बेसल ब्रांच को क्या किया, सेलेक्ट किया। बेसल ब्रांच होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो सॉफ्ट हेल्दी बेसल ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में ले जाकर पेग करते हैं। तो हम लोग उसको सॉइल में ले जाकर बेसल पार्ट को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। और जब हमने सॉइल में बेसल पार्ट को दबा दिया, और यहाँ पर जिस पार्ट को हमने दबाया है, यहाँ पर हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर रूटिंग क्या हो जाए, इनिशिएट हो जाए। और अगर यहाँ पर रूटिंग इनिशिएट हो जाएगी तो फिर यहाँ पर रूट्स बन जाएंगे, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से शूट का भी फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। अगर हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पॉइंट क्या रहे, नोड रहे, तो अगर ये वाला पॉइंट नोड रहेगा तो नोड से हम लोग रूटिंग को आर्टिफिशियली इनिशिएट करा देंगे, और फिर नोड है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर बड होगा, और अगर बड होगा तो वहाँ से एरियल शूट आसानी से क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर एरियल शूट आसानी से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं, और इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, लेयरिंग। तो अभी हमने आपको बेसिकली बताया कि लेयरिंग ठीक वैसा ही है जैसे नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में हम लोगों ने किस बारे में पढ़ रखा था, स्टोलन के बारे में पढ़ रखा था। तो लेयरिंग अपने आप में एक रूटिंग कटिंग मेथड होता है, जिसमें हम लोग, अब इसमें अच्छा लेयरिंग और कटिंग में देखो अगर फर्क कहा जाए,
तो एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, कटिंग के केस में प्लांट पार्ट को हम पहले कट करके अलग कर देते थे और फिर रूटिंग को क्या करते थे, इनिशिएट करते थे। लेकिन अगर हम लेयरिंग के केस में देखें तो लेयरिंग के केस में ये जो प्लांट का पार्ट है, ठीक है, वो अभी पेरेंटल प्लांट से अटैच है और हम लोगों ने रूट को क्या करा लिया है, इनिशिएट करा लिया है। तो कटिंग में हम लोग प्लांट के पार्ट को कट करने के बाद उसमें रूट को क्या कराते थे, इनिशिएट कराते थे। और यहाँ पर हम प्लांट के पार्ट में रूटिंग को तभी इनिशिएट करा लेते हैं जब वो पार्ट मेन प्लांट से क्या रहता है, अटैच रहता है ना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो इसे हम लोगों ने लेयरिंग कहा और कटिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हियर प्लांट इज अलाउड टू डेवलप एडवेंटिशियस रूट व्हाइल इट्स स्टिल अटैच्ड टू पेरेंट, ठीक है। तो ये रूटिंग कटिंग मेथड इन विच प्लांट इज अलाउड या प्लांट इज इंड्यूस्ड टू डेवलप रूट व्हाइल इट्स स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट, ठीक है। हमने देखो यहाँ पर फिर से बनाया है सोचने वाला कि ठीक वैसा ही है जैसा कि क्या था, स्टोलन था, ठीक है। तो ये बात अब आपको समझ में आई। अब इसको हम लोग कहाँ कराते हैं, इट्स कैरिड ऑन 1 ईयर ओल्ड, है ना। तो अभी भी जो हम लोग बेसल पार्ट को सेलेक्ट करेंगे वो भी 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। अच्छा, बार बार 1 ईयर ओल्ड ही क्यों कहा जा रहा है, वो इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि जो 1 ईयर ओल्ड है ना उसमें अच्छी खासी क्या हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो 1 ईयर ओल्ड बेसल शूट ब्रांच कॉमनली ड्यूरिंग, और ऐसा हम लोग कब करेंगे, तो अर्ली स्प्रिंग या अर्ली हम लोग रेनी सीजन में करेंगे। हमने आपसे कहा है ना जितना भी आर्टिफिशियल मेथड हम लोग करते हैं ना वो सब हम लोग रेनी सीजन में करते हैं ताकि उसको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिले, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक सॉफ्ट 1 ईयर ओल्ड बेसल पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसके नोड वाले, अब मान लेते हैं कि जैसे थोड़ी देर पहले अगर हम इसको मान लें कि ये इस तरह से है, जैसे ये है, ठीक है। तो जैसे ये है, तो जैसे ये है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो ये वाला जो नोड है तो इसी में इस तरह का नोड होगा। तो वहां से हम लोगों ने लीफ को क्या कर दिया है, हटा दिया। तो वहां से हम लोगों ने लीफ को हटा दिया और उसको जमीन में मिट्टी के अंदर क्या कर दिया है, पेग कर दिया है, मतलब उसे दबा दिया, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जब हम इसको डिफोलिएट कर देंगे, नोड वाले रीजन को डिफोलिएट कर देंगे, तो जैसे ये नोड वाला पोर्शन है और यहाँ पर हमने इसको पत्तियां इसको क्या कर दी, हटा दिया और उसको जमीन के अंदर क्या किया, दबा दिया। तो वहां पर एडवेंटिशियस रूट इनिशिएट हो, तो एडवेंटिशियस रूट को इनिशिएट करने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। तो आपको पता है एक बहुत अच्छा मेथड होता है, नेचुरल मेथड आप इसको समझ सकते हो कि हम प्लांट में रूट को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप प्लांट के किसी पार्ट में, ठीक है, अगर आप किसी भी तरह का कट लगा देते हो, तो जैसे ही आप उसमें किसी भी तरह का कट लगाते हो तो कट लगाने के बाद आपको पता है प्लांट में नेचुरल हीलिंग क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है। और नेचुरल हीलिंग का मतलब है कि बड़ी तेजी से वहां पर क्या होने लगता है, सेल डिवीजन होने लगता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इस ब्रांच को अंदर की ओर दबा देते हैं और नोड वाले रीजन में जहाँ पर डिफोलिएट किया था वहां पर एक छोटा सा देखो रेड कलर का हमने क्या दे दिया, एक इंजरी दे देते हैं, एक कट लगा देते हैं, ठीक है। और जब हम एक कट लगा देते हैं, जब हम इंजरी कर देते हैं, ठीक है, और उसी इंजरी वाले पोर्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह के सोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और फिर उसे हम लोग सॉइल में क्या कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर प्रॉपर क्या होगा, वहां पर बड़ी तेजी से सेल डिवीजन होगा और अगर ऑक्सीजन वगैरह सोल्यूशन आपने यूज कर रखा है तो फिर वहां पर किसका फॉर्मेशन और इनिशिएट हो जाएगा, तो वहां पर रूट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। अब रूट का अगर मान लो ऑक्सीजन सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं भी किया है क्योंकि आपने उसको सॉइल में दबा रखा है, तो क्योंकि आपने उसको सॉइल में दबा रखा है और साथ ही साथ आपने उसको इंजरी दे रखा है, तब भी वो क्या करेगा, तो वो वहां पर एक नए प्लांट को बनाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट के पास ऐसे जीन्स होते हैं, ऐसे अडेप्टिव फीचर्स होते हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं कि आसानी से अगर हम उसके नोड वाले रीजन को डिफोलिएट करा के मिट्टी में उसको पेग करा दें, उसको दबा दें और जिस पार्ट को हमने दबाया है वहां पर हम क्या दें, इंजरी दें और इंजरी को थोड़ा हम एक्सपोज करें
इंजरी को थोड़ा एक्सपोज करें, जैसे यहाँ पर इंजरी होगी तो उसको यूं कर दें, है ना, तो इंजरी को थोड़ा सॉइल की तरफ एक्सपोज करें तो वहाँ पर रूटिंग इनिशिएट हो जाएगी। और हाँ, अगर यहाँ पर आपने जहाँ पर इंजरी दी है, अगर आपने यहाँ पर ऑक्सीजन सोल्यूशन का इस्तेमाल किया तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। और फिर इस तरह से यहाँ रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्योंकि नोट्स है, यहाँ पर लीफ है, तो एक्सिलरी बड तो रही होंगी, तो यहाँ से एरियल शूट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर रूट्स का फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाता है, शूट अराइज होने लगते हैं, तो फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग जैसे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर क्या मार देंगे, तो यहाँ से हम लोग एक कट मार देंगे और ये इस तरह से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्लांट की वो ब्रांच जिसे हमने सॉइल में पेग कराया है, ठीक है, सॉइल में दबाया है, ठीक है, तो उस सॉइल की, उस प्लांट की उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्लांट की टिप को सॉइल के अंदर दबा दिया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग टिप लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अ सॉफ्ट, ठीक है, अ सॉफ्ट बेसल पार्ट इज डिफोलिएटेड इन द मिडिल, तो बेसल पार्ट, बेसल, सॉफ्ट बेसल पार्ट को हमने सेलेक्ट किया, उसे हम लोगों ने मिडिल में डिफोलिएट किया, और जहां पर हम क्या देंगे, तो जहां पर हम एक स्मॉल इंजरी देंगे, तो जहां पर हम एक क्या देंगे, स्मॉल इंजरी या फिर कट इज गिवन। अब इंजरी कई तरीके से दी जाती है, ठीक है, तो इंजरी देने के तरीके को हम लोग टंगिंग कहते हैं, नॉचिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं। टंगिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल एक ऑब्लिक कट मार देते हैं, तो ऑब्लिक कट मार देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टंगिंग कहेंगे। अगर हम लोग एक वी शेप कट मारते हैं, ठीक है, तो जैसे ये लिया और यहाँ पर ब्लेड से यू कट मारा, यू कट मारा और फिर उतने पार्ट को निकाल दिया, तो अगर हम वी शेप कट देते हैं, तो वी शेप कट देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉचिंग कहेंगे। ठीक है, और फिर अगर हमने माना कि किसी पार्ट से अगर हम लोगों ने बार्क को ही क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अगर हम लोगों ने बार्क को रिमूव कर दिया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिंगिंग कहेंगे। बार्क को रिमूव करना भी एक तरह से क्या देना है, इंजरी देना है। ठीक है, तो हम लोग इंजरिंग, टंगिंग से, टंगिंग इंजरी देने के तरीके टंगिंग है, नॉचिंग है और क्या है, रिंगिंग है। फिर इंजर्ड डिफोलिएटेड पार्ट इज पैक्ड इन सॉइल टू डेवलप एडवेंटिशियस रूट, तो इंजर्ड पार्ट को हम लोग, डिफोलिएटेड पार्ट को हम लोग सॉइल में पेग कराते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, टू डेवलप, पेग का मतलब क्या है, मिट्टी में उसको हम लोग क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। कई बार हम सपोर्ट के लिए एक भारी सा पत्थर भी उसके ऊपर रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, और ताकि क्या कहते हैं, वो फिर से बाहर ना आने पाए। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद उस पत्थर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तब तक वहाँ रूट्स डेवलप हो चुकी होंगी, और फिर बाद में क्या, एरियल शूट्स डेवलप होने लगता है, और फिर लेयर को जो मेन पार्ट से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, पेक्ड ऑन ब्रांच इज कॉल्ड, तो जिस ब्रांच का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लेयर कहते हैं। लेटर ऑन रूट्स डेवलप हो जाएंगे, एंड लेयर इज सेपरेटेड एंड प्लांटेड, लेयर को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, और उस मिट्टी को भी अगर हम लोग अलग से अलग कर लें, तो मिट्टी को भी अलग कर लेंगे, तो उसको हम एक पॉटेड प्लांट में ले जाकर किसी भी प्लेस में नए सिरे से हम उसे क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, तो ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी, वॉलनट, मलबेरी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा लेयरिंग। लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, टिप लेयरिंग भी करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंच लेयरिंग भी करते हैं। तो टिप लेयरिंग हो गई। अब ट्रेंच लेयरिंग क्या होती है, तो ये देखो, ये ट्रेंच लेयरिंग है, तो उसे ऐसा करते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इस डायग्राम को हम लिख देते हैं टिप लेयरिंग, तो इस डायग्राम को हम लिख देते हैं टिप लेयरिंग। आपसे एग्जामिनर जो है वो टिप लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग करके बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपसे बहुत ज़्यादा बस लेयरिंग पूछेगा। हम आपको केवल डायग्राम से टिप लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग में फ़र्क बता देते हैं। देखो, टिप लेयरिंग में क्या है कि एक लेयर हम लोगों ने बनाई है ना, एक पार्ट को हम लोगों ने स्टेम के सॉफ्ट बेसल पार्ट को सेलेक्ट किया और एक प्लांट को यहाँ पर इंड्यूस कराया नए सिरे से अराइज होने के लिए। लेकिन हम लोग ट्रेंच लेयरिंग में क्या करते हैं, तो ट्रेंच लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग मिट्टी में ही एक ट्रेंच बना देते हैं ना, तो मिट्टी में ही हम लोग एक इस तरह से ट्रेंच बना देते हैं, और एक ब्रांच को लेकर हम उसके बहुत ज़्यादा रीजन को क्या कर देते हैं, डिफोलिएट कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा रीजन को डिफोलिएट करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पर भी इंजरी दे देंगे, हम उसे यहाँ पर भी इंजरी दे देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से हमने 2 जगह पर इंजरी दे दी, या फिर हम लोगों ने 3 जगह पर इंजरी
इंजरी दे दी, तो जिस पार्ट को हमने पैक कराया है वहाँ पे 2 से 3 जगह जहाँ जहाँ हम इंजरी देंगे, तो जहाँ जहाँ हम लोग इंजरी देंगे वहाँ वहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। और एडवेंटिशियस रूट्स के बाद क्या डेवलप हो जाएगा, एरियल शूट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो मिट्टी में हम लोगों ने गड्ढा बनाया ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। और लेयर को हम लोगों ने इसी ट्रेंच में क्या किया, दबाया, इसी ट्रेंच में हम लोगों ने पैग किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंच लेयरिंग बोलेंगे। अब कह दो टिप लेयरिंग के बाद ट्रेंच लेयरिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो देखो टिप लेयरिंग में क्या होता था, एक बार में एक ही प्लांट को हम लोगों ने एराइज कराया, और ट्रेंच लेयरिंग में क्या होगा कि उतने ही टाइम पीरियड में हम लोग एक से ज़्यादा प्लांट को क्या कर सकते हैं, एराइज कर देंगे, और बाद में हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कट कर सकते हैं। इस तरह से उतने ही टाइम पीरियड में एक से ज़्यादा प्लांट हम लोगों को किससे मिल जाएंगे, ट्रेंच लेयरिंग। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ट्रेंच लेयरिंग का बेनिफिट क्या है। तो ट्रेंच लेयरिंग में हम लोग क्या करेंगे कि बेसल ब्रांच को हम लोग पैक कराएंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इन अ ट्रेंच मेड इन सॉइल। इसका फ़ायदा क्या है, इट डेवलप्स अ नंबर ऑफ वर्टिकल शूट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्टिकल शूट्स एक ही साथ क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो अब आपको बहुत आराम से टिप लेयरिंग समझ में आ गया होगा, और आपको टंगिंग नॉचिंग रिंगिंग समझ में आ गया होगा, और आपको ट्रेंच लेयरिंग समझ में आ गए होंगे। और इसके एग्जांपल वॉलनट, मलबेरी, ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, तो अब इम्पॉर्टेंट में गूटी है, एयर लेयरिंग है। ये एंशिएंट हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस है, इसको हम लोग बहुत प्राचीन टाइम से, बहुत पहले से हम लोग इस मेथड को हम लोगों ने क्या कर रखा है, डेवलप कर रखा है। इसका नाम है एयर लेयरिंग, है ना, तो इसका नाम एयर लेयरिंग है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, गूटी कहते हैं। तो इसे हम लोग गूटी या एयर लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा अब आप देखो देखो लेयरिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। लेयरिंग का मेन कॉन्सेप्ट वही है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया। लेयरिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस प्लांट पार्ट को हम लोगों ने लेयर बनाया की तरह कंसिडर किया है, उस लेयर में हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स को क्या करते हैं, इनिशिएट कराते हैं, उसके फॉर्मेशन को इनिशिएट कराते हैं, व्हाइल दैट पार्ट इज स्टिल अटैच टू पेरेंट प्लांट। वो पेरेंट प्लांट से अटैच रहता है, और तभी हम लोग उसमें रूटिंग को क्या करा लेते हैं, इनिशिएट करा लेते हैं। और जब रूटिंग इनिशिएटेड हो, मतलब रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके बाद हम लेयर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। गूटी एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का मतलब है कि अब हम यही काम मिट्टी में ना करके हम लोग क्या करेंगे, हवा में करेंगे। तो हवा में करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एयर लेयरिंग कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये काम, जैसे पहले हम लोग लेयर को टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग में मिट्टी में दबाते थे, ठीक है, लेकिन अब हम मिट्टी में लेयर को नहीं दबाएंगे। ठीक है, हम लोग ऐसा ही काम कहाँ करेंगे, हवा में करेंगे। अब आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हवा में तो मिट्टी भी नहीं है, तो जब मिट्टी नहीं है तो वहाँ पर रूटिंग वगैरह कैसे इनिशिएट होगा। ठीक है, तो अभी सब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग। सवाल ये है कि एयर लेयरिंग हम लोगों को कहाँ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बात आप खुद से सोचो। तो अगर ये बात आप खुद से सोचोगे कि एयर लेयरिंग हमें कहाँ कराने की ज़रूरत है, तो ये बात अगर आप खुद से सोचोगे तो अब आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ, पहले आप कुछ भी पढ़ते हैं ना तो हम लोगों को उसकी सिग्निफिकेंस पता होना ज़रूरी है कि ये बात हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है। तो देखिए एयर लेयरिंग के केस में क्या होता है, जो जिन प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, ऐसे प्लांट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में होते हैं, तो वहाँ पर जो प्लांट की जब हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो उसकी सबसे लोअर ब्रांच भी है वो भी ज़मीन से क्या होती है, बहुत दूर होती है। तो उसकी ब्रांच को हम लोग नीचे की तरफ झुकाकर मिट्टी में दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसी जगह पर हमें ऐसे प्लांट्स में अगर हमें लेयरिंग करना है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करना है, उस प्लांट को हमें कहीं और भी, हम चाहते हैं कि ये प्लांट इस जगह पर मौजूद है और हमारे गार्डन में भी ये प्लांट हो, तो ऑब्वियस है कि उसकी में लेयर में क्या करो, रूटिंग को इनिशिएट करो, लेयर को सेपरेट करो और फिर अपने घर ले जाओ। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत पहले से ही, एंशिएंट हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस है ये सब, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो हम लोगों ने बहुत पहले से इस मेथड को क्या कर रखा है, डेवलप कर रखा है। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो इस मेथड में सबसे पहले तो जिस प्लांट की हाइट भी ज़्यादा है हम लोग उसके भी बेसल पार्ट को ही सेलेक्ट करेंगे ना, बेसल पार्ट को ही, क्योंकि बेसल पार्ट में क्या होगा कि वहाँ तक हमारा हाथ पहुँचेगा, वहाँ तक हमारी अप्रोच आसानी से होगी।
होगी, तो हम लोग उसके भी बेसल ब्रांच को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग उसके बेसल ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे तो बेसल ब्रांच को सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही काम हम लोग करेंगे, फिर वहां पर हम एक इंजरी देंगे और यहाँ पर अच्छी खासी इंजरी देने की क्या होगी, ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी होती है, ग्रोथ हो चुकी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, इंजरी देंगे। और यहाँ पर इंजरी के लिए हम लोग रिंगिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम लोग बार्क को ही क्या करते हैं, हटाते हैं। आप लोगों ने 11th में एनाटॉमी पढ़ी है और एनाटॉमी में आपको बार्क के बारे में पढ़ाया गया है। आपको याद है आपकी एनसीईआरटी ने लिखा था ना कि बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म होता है आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना कुछ होता है वो सबका सब क्या होता है, बार्क होता है। तो सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म, ये सब किस में आ जाएगा, बार्क में है। हाँ, जाइलम बार्क में नहीं आता है तो जाइलम अंदर रह जाएगा। इसका मतलब जब हम बार्क को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो बार्क को रिमूव कर देने का मतलब है कि हम लोगों ने प्रॉपर किसको रिमूव कर दिया है, तो हम लोगों ने सेकेंडरी जाइलम को छोड़कर आउटर जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो प्लांट बड़ी तेजी से क्या करता है, हीलिंग करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिंग ऑफ बार्क है ना, तो 2 to 3 सेंटीमीटर रिंग, हम लोग कंप्लीट बार्क को रिमूव नहीं करते हैं, हम बार्क की कुछ थिकनेस को रिमूव करते हैं। तो 2 to 3 सेंटीमीटर रिंग ऑफ बार्क को हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो बाहर से 2 to 3 सेंटीमीटर का हम लोग रेडियस लेकर उसे क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने बार्क को क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। अब जब बार्क को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हम रूटिंग को इनिशिएट कराना चाहते हैं। तो फिर ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर हम खुद ही यहाँ पर मिट्टी लगाते, तो जहाँ पर हमने बार्क को रिमूव किया है यहाँ पर हम मिट्टी लगाते और उसको पॉलीथीन से क्या करें, टाइटली क्या कर दे, तो पॉलीथीन से टाइटली कवर कर दे, तो मिट्टी इसी के साथ अटैच रहेगा। और उसी मिट्टी में हम लोग क्या करें, मॉइस्चर के लिए वाटर दे दे, मॉसेस दे दे, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन वगैरह को क्या कर दे, अप्लाई कर दे। तो अब हम लोग यही करते हैं, हम लोग बार्क को हटाने के बाद ग्राफ्टिंग क्ले लगाते हैं और उस ग्राफ्टिंग क्ले को पॉलीथीन से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं। और लगभग क्या कहते हैं, कई दिनों बाद इसमें क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होने लगती हैं, तो यहाँ पर रूट्स डेवलप होने लगती हैं। और जैसे ही रूट्स डेवलप होने लगेंगी तो इसे हम यहाँ से कट मार के क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट करने के बाद हम इसे कहीं भी क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ये हमने क्यों बनाया, ये हमने इस वजह से बनाया ताकि आप सोच सको सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस का है। तो एंशिएंट हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस है ना, तो ये अपने आप में एंशिएंट हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ही क्यों है, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है, ट्रीज एंड स्hrubs वेयर सॉफ्ट ब्रांचेस डू नॉट अकर नियर द सॉइल, जहाँ पर सॉफ्ट ब्रांच जो है सॉइल के पास नहीं होती है, ठीक है। फिर से समझ लो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बेसल हेल्दी वुडी पार्ट को, बेसल ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, उसको बेसल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, वुडी होना चाहिए, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। वुडी क्यों कहा, अगर वुडी है, वुड है मतलब सेकेंडरी जाइलम है, तभी तो बार्क आएगा, क्योंकि आपको होता है ना बार्क का फॉर्मेशन कब होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर होता है। तो फिर हम उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर रिंग ऑफ बार्क ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर अलग करेंगे और फिर ग्राफ्टिंग क्ले को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग क्ले क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर जैसे जो हम लोग मिट्टी लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मिट्टी लेते हैं, उस मिट्टी में क्या होता है, क्ले का इस्तेमाल करते हैं। क्ले में क्या होता है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होता है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो सॉइल के उस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। जहाँ पर भी रिवर वगैरह बहती है ना, वहाँ पर ईजिली हमें क्या मिल जाता है, क्ले मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग काउडंग का भी इस्तेमाल करते हैं। काउडंग किसकी तरह वर्क करेगा, मैन्योर की तरह वर्क करेगा। मॉसेस वगैरह का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर होल्डिंग उसके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है, मॉइस्चर क्या रहता है, मेंटेन रहेगा। और फिर ग्राफ्टिंग क्ले को चारों तरफ हम पॉलीथीन से क्या कर देते हैं, पॉलीथीन से उसको कवर कर देते हैं और फिर काफ़ी समय तक के लिए छोड़ देते हैं। और तब तक के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि उसमें क्या ना इनिशिएट हो जाए, रूटिंग। हम लोग किसी भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो जब इसमें रूटिंग इनिशिएट हो जाएगी तो हमें प्रॉपर पता भी लग जाता है। और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद जब हम लोग 2-4 बार कर लेते हैं तो हम लोग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को एक टाइम का भी आइडिया मिल जाता है कि इस प्लांट में इतने दिनों में रूटिंग क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। तो ठीक है, इस डायग्राम को से
आप लोगों को गोटी या एयर लेयरिंग समझ में आता है। और जैसे ही रूट यहाँ पर इनिशिएट हो जाएगी, इसको हम लोग लेयर ही कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से क्या मान लेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से कट मान लेंगे और फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक सेपरेट प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग अर्ली मानसून, तो ये तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आ चुका है कि सब कुछ हम लोग कब करेंगे, फेवरेबल कंडीशन में, और वो कब होता है, रेनी सीजन होता है। तो अर्ली मानसून में लॉन्ग रिंग ऑफ 3 to 5 सेंटीमीटर बार्क इज रिमूव, तो लॉन्ग रिंग ऑफ बार्क को हम रिमूव करेंगे। अब जिस पार्ट से हम लोग करेंगे उसको बेसल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, वुडी ब्रांच होना चाहिए, ठीक है। फिर उसे हम लोग ग्राफ्टिंग क्ले से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ग्राफ्टिंग क्ले के कंपोनेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 2 पार्ट में तो खुद क्ले है, तो क्ले तो समझ गए ना, सॉइल है, ठीक है। और उस सॉइल में क्या है, रिमेन्स ऑफ प्लांट है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है। ऐसी सॉइल जो नदी वगैरह के किनारे है, या ऐसी सॉइल जिसके ऊपर से रिवर वगैरह क्या हो चुकी है, कभी फ्लो कर गई है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्ले कहते हैं। फिर उसके एक पार्ट में हम लोग क्या लेते हैं, मॉसेस लेते हैं, और एक पार्ट में हम लोग क्या लेते हैं, काउडंग लेते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग क्ले लेंगे, और इसी ग्राफ्टिंग क्ले में हम लोग वाटर और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रूट प्रमोटिंग हार्मोन, ये तो हमने आपको स्टार्टिंग से बता दिया, रूट प्रमोटिंग हार्मोन IAA, IBA, NAA, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, आर एडेड, ठीक है। देन रैप्ड इन पॉलीथीन, और फिर उसके बाद हम उसे पॉलीथीन में क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, तो लगभग एवरेज कितना टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने। तो 2 से 3 महीने के बाद रूट्स क्या हो जाएंगी, अपीयर हो जाएंगी, और जैसे ही रूट अपीयर हो जाएगी तो शूट इज नाउ कवर्ड, तो जो भी कवर्ड पार्ट है उसके नीचे से हम लोग शूट को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो शूट इज नाउ कट बिलो द कवर्ड पार्ट एंड यूज्ड फॉर प्लांटिंग, ठीक है। लीची हो गया, पॉमग्रेनेट हो गया, ऑरेंज हो गया, रबर हो गया, तो इन सारे प्लांट्स में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गोटी या एयर लेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे, ठीक है। फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब एक नया आता है, नेक्स्ट मेथड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ग्राफ्टिंग में हम लोग 2 प्लांट को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यूजुअली हम 2 प्लांट को जोड़कर एक ही प्लांट को बनाते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा 2 प्लांट जुड़ जाएंगे तो एक कैसे आएगा, ठीक है। तो आ सकता है एक बहुत आसानी से। हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लांट को इस तरह से जोड़ते हैं कि एक का रूट सिस्टम ले लेते हैं और एक का शूट सिस्टम ले लेते हैं। जिसका रूट सिस्टम डिजायर्ड होता है उसका शूट वाला पोर्शन कट करके हटा देते हैं, और जिसका रूट डिजायर होता है उसका स्टेम वाला पोर्शन कट करके हटा देते हैं, और दोनों आपस में यूनाइट होकर एक नया प्लांट बना देते हैं। फिर से सोचो क्या है, हमने बताया ग्राफ्टिंग में हम लोग यूजुअली 2 प्लांट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये एक मेथड है ऑफ कनेक्टिंग 2 डिफरेंट प्लांट, ठीक है। और जो 2 डिफरेंट प्लांट को हम कनेक्ट करते हैं टू फॉर्म कंपोजिट प्लांट, एक नया कंपोजिट प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम 2 प्लांट को कनेक्ट करते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट को कनेक्ट करते हैं, तो एक का रूट लेते हैं, एक का शूट। तो सोचिए आपके पास 2 पॉटेड प्लांट है, ठीक है। एक का रूट सेलेक्ट करना है, एक का शूट। अब जिसका रूट हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसका हम लोग स्टेम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। और जिसका स्टेम सेलेक्ट करना है तो उसका हम लोग रूट हटा देंगे, ठीक है। और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि जिसका रूट है अगर उसका पूरा स्टेम हटा देंगे तो इसको जोड़ेंगे कैसे। तो जिसका रूट सेलेक्ट करना है ना, तो उसका हम लोग थोड़ा सा स्टेम छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा स्टेम छोड़ देते हैं, बाकी स्टेम को हटा देंगे। और बाकी ये वाला जिसका हम लोगों को स्टेम लाना है, तो इसके स्टेम को इसके स्टेम के साथ क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और इसके रूट वाले पोर्शन को हम कट करके अलग कर देते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद दोनों प्रॉपर जुड़ जाते हैं। अभी जब आप डायग्राम देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, डायग्राम ही आप देख लो, ठीक है। आपके दिमाग में एक आपके दिमाग में एक बेसिक समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर प्लांट विद, अब यहाँ पर अभी हम आपको सायन स्टॉक सब बताएंगे। तो यहाँ पर हमने ये 2 प्लांट को हमें आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। अब हम इसका स्टेम चाहते हैं, तो इसको देखो हमने कट करके अलग किया, और यहाँ पर हम रूट चाहते हैं। तो अब यहाँ तक इसका मतलब है इसके थोड़े बहुत शूट को हम छोड़ते हैं, तो इसके इतने वाले पोर्शन को हम कट करके क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। फिर इसके इतने पार्ट को, स्टेम वाले पार्ट को और शूट वाले पार्ट को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में वैस्कुलर कनेक्शन क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ग्राफ्टिंग उन्हीं के बीच में पॉसिबल है जिनके बीच में वैस्कुलर कनेक्शन क्या हो सके, मेंटेन हो सके, ठीक है। तो वैस्कुलर कनेक्शन मेंटेन हो सके, तो ऐसा हम लोग
कहाँ पर कर पाते हैं, डाइकॉट में कर पाते हैं ना। तो डाइकॉट प्लांट में कर पाते हैं क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसमें कैम्बियम होता है। तो इसमें एक दूसरे का कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहिए, और कैम्बियम अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया तो जाइलम एंड फ्लोएम का कनेक्शन मेंटेन हो जाता है। और जाइलम एंड फ्लोएम का कनेक्शन जब मेंटेन हो जाता है तब क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। ठीक है, इस पॉइंट को तो हम आपसे बार बार बोलेंगे। ठीक है, एक डायग्राम आपको और दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ और भी डायग्राम्स हमने बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ग्राफ्टिंग, आप इस वाले को देखो, इसमें तो अभी आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इस वाले को देखो। तो इसमें हम लोगों ने इसको लिया है ना, और एक प्लांट ये लिया। अब इसमें देखो, इन दोनों को हमने इस तरह से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब अगर हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका रूट चाहिए, तो हम यहाँ से कट मार देंगे, यहाँ से कट मार देंगे। और हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका स्टेम चाहिए, तो हमें इसका स्टेम चाहिए तो हम यहाँ से कट मार देंगे। ठीक है, तो अब देखो इस तरह से इसका रूट और इसका स्टेम, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। तो अब जो फाइनल प्लांट बनेगा, तो फाइनल प्लांट की ये लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनल प्लांट बन जाएगा, ये इसका रूट आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, शूट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग ग्राफ्टिंग में, अभी तो हमने आपको ग्राफ्टिंग का एक बेसिक आइडिया दिया ताकि आपके दिमाग में कुछ पिक्चर चलने लगे, तो अब आपको ग्राफ्टिंग की कुछ पिक्चर चलने लग गई होगी। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू प्लांट्स, यूजुअली रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। तो हम लोग रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट को कनेक्ट करते हैं, सच दैट दे यूनाइट एंड लेटर डेवलप अ कंपोजिट प्लांट, इस तरह से ताकि दोनों यूनाइट होकर एक कंपोजिट प्लांट को क्या कर लें, बना लें। ठीक है, अब आपको सोचना है। ठीक है, अब हमें क्या सोचना है, हम क्यों जोड़ने का काम करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कई बार कुछ प्लांट्स के फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं, उनके फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, उनका लीफ बहुत अच्छा है ना। तो जिसका लीफ हो गया, लीव्स बेहतर है, फ्रूट्स बेहतर है, फ्लावर बेटर है, तो ऐसे प्लांट के हम लोग शूट को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका रूट बहुत अच्छा वेल डेवलप नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके रूट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, रूट बहुत ही वेल डेवलप होता है, और साथ ही साथ रूट के पास एबिलिटी होती है कि वो जितने भी रूट बॉर्न पैथोजन होते हैं ना, जितने भी मिट्टी के अंदर पैथोजन होते हैं, उससे लड़ने के लिए भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या मौजूद होती है, क्षमता मौजूद होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग एक बहुत ही सुपीरियर रूट सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं और एक सुपीरियर शूट को सेलेक्ट करते हैं। तो एक ऐसा प्लांट सेलेक्ट करते हैं जिसका शूट हमारे लिए डिजायरेबल हो, और एक ऐसा प्लांट सेलेक्ट करते हैं जिसका रूट हमारे लिए क्या हो, डिजायरेबल हो। ठीक है, और फिर हम एक का रूट और दूसरे के शूट को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो जिसके शूट सिस्टम को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके शूट वाले पार्ट को, उसके स्टेम के उस पार्ट को हम लोग सायन कहते हैं। क्या कहते हैं, सायन, SCION, तो उसे हम लोग सायन कहते हैं, SCION। ठीक है, उसे हम लोग ग्राफ्ट या सायन कहते हैं। और जिस रूट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो जो डिजरेबल रूट है या डिजरेबल रूट सिस्टम है, तो उसे हम लोग रूट स्टॉक कहते हैं। तो उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं या फिर उसे हम लोग अंडर स्टॉक कहते हैं। तो अब आपके सामने दो वर्ड हैं। तो ग्राफ्टिंग में हम लोग स्टॉक एंड सायन को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो स्टॉक एंड सायन को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो स्टॉक मतलब क्या हो गया, समझ गए ना। तो स्टॉक का मतलब डिजायरेबल रूट सिस्टम हो गया, और सायन का मतलब क्या हो गया, तो सायन का मतलब हो गया डिजायरेबल शूट सिस्टम हो गया। दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर से हम आपसे कह रहे हैं, दोनों की ज्वाइनिंग के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या है, तो दोनों के पास क्या होना चाहिए, कैम्बियम होना चाहिए। तो यू स्टीलिक प्लांट में हम लोग करते हैं जिसके पास ट्रू स्टील मौजूद हो, जिसके पास कैम्बियम मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि जब दोनों के वैस्कुलर कैम्बियम का कनेक्शन मेंटेन हो जाता है, तभी जाकर उसमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का कनेक्शन भी मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, तो अगर कैम्बियम आपस में कनेक्ट हो पाएंगे तभी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम मतलब वैस्कुलर कनेक्शन मेंटेन हो पाएगा, तब जाकर ग्राफ्टिंग क्या हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है, तो इट्स डन इन कैम्बियम कंटेनिंग यूस्टिलिक प्लांट। तो इसको हम लोग कैम्बियम कंटेनिंग यूस्टिलिक प्लांट में करते हैं। तो यूजुअली किस में हम लोग करते हैं, डाइकॉट में करते हैं। ठीक है, स्मॉल शूट ऑफ प्लांट विथ सुपीरियर ट्रेट। अब हमने कहा अब आप खुद सोचो तो आपको खुद समझ में आएगा। तो हम लोग सायन का मतलब क्या हो गया, शूट सिस्टम। स्टॉक का मतलब क्या हो गया, रूट सिस्टम। तो हम लोग किस तरह के सायन को सेलेक्ट करेंगे,
तो जिसके पास बेटर फ्लावर हो, बेटर फ्रूट हो, बेटर स्टेम हो और बेटर क्या हो, लीव्स हो। तो स्मॉल शूट ऑफ प्लांट विद सुपीरियर ट्रेड्स हैविंग 2 to 3 बड। अब देखो ये भी एक सोचने वाली बात है, जब आप स्टेम को जब भी सेलेक्ट करते हो ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, तो स्टेम को सेलेक्ट करते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास क्या होनी चाहिए, बड्स होनी चाहिए। तो हम लोग उसी स्टेम के पार्ट को सेलेक्ट करें जिसके पास बड हो, क्योंकि बड क्या होगा, तो जैसे ही बड को न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बड प्रोपेगेट होने लगेगा और प्लांट की ग्रोथ क्या होने लगेगी, तो शूट सिस्टम की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले एक स्मॉल शूट को सेलेक्ट करेंगे और वो शूट कैसा होना चाहिए, विद सुपीरियर ट्रेड के साथ होना चाहिए। उसके पास कितनी बड्स होनी चाहिए, 2 to 3 बड्स होनी चाहिए। उसे हम लोग ग्राफ्ट बोलेंगे या सायन बोलेंगे। फिर हम लोग रूट सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे। रूट सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में भी खुद सोचो। एफिशिएंट रूटिंग सिस्टम होना चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो रूट सिस्टम ऑफ अदर प्लांट इज अलाउड टू रिमेन इंटैक्ट कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, तो अब देखो क्या है यहाँ पर, इंटैक्ट का क्या मतलब है, तो मिट्टी के अंदर रूट रहता है, तो इसका मतलब है कि रूट वाले पार्ट को तो हम लोग सॉइल में ही रहने देंगे, इंटैक्ट रहने देंगे। लेकिन जिसका हमें सायन सेलेक्ट करना है, उसके स्टेम वाले पार्ट को अलग करके हमें लेकर स्टॉक के पास लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ इन ग्राफ्टिंग सायन इज फिक्स्ड ओवर द स्टॉक, तो आप समझ गए सायन को हम लोग स्टॉक में इस तरह से फिक्स करते हैं, इन सच मैनर दैट द कैम्बियम ऑफ टू कम इन कॉन्टैक्ट, ताकि दोनों का कैम्बियम कांटेक्ट में आ जाए। और कैम्बियम के कांटेक्ट में आने से फायदा क्या होगा, वेस्कुलर कनेक्शन मस्ट टेक प्लेस। तो वेस्कुलर कनेक्शन क्या हो जाएगा, इन्होंने लिखा है कि वेस्कुलर कनेक्शन होना चाहिए, वेस्कुलर कनेक्शन मस्ट टेक प्लेस। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कैम्बियम कांटेक्ट में आएंगे तो वेस्कुलर कनेक्शन क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, यूनियन इज कवर्ड, और जब स्टॉक और सायन को आपस में जोड़ेंगे ना, तो उसको हम रबड़ से, बैंडेज से, टेप से, रबड़ से क्या कर देते हैं, उसको ग्राफ्ट कर देते हैं। तो यूनियन इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स। ठीक है, देन टाइड विद, तो ग्राफ्टिंग वैक्स से हम उसको क्या कर देते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए। फिर चारों तरफ से हम उसे बैंडेज, टेप, रबड़ या ऑयल से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। फिर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, मज़ेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग ये है, आप डायग्राम से ही समझो कि जैसे मान लेते प्लांट विद सुपीरियर सायन, ऊपर वाले पार्ट को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया, प्लांट विद सुपीरियर क्या हो जाएगा, स्टॉक, हमने स्टॉक को सेलेक्ट किया, तो ये स्टॉक हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, सायन हो गया। तो ये सायन हो गया और ये क्या हो गया, स्टॉक हो गया। लेकिन स्टॉक में जब हमने कट मारा है ना, तो हम लोगों ने स्टॉक का कुछ एक्सपोज्ड शूट भी ले रखा है ना। इसका मतलब है कि जिसको हम स्टॉक की तरह कंसिडर कर रहे हैं, उसका कुछ सेंटीमीटर तक हम शूट को भी क्या करते हैं, क्योंकि फिर हम लोग इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे मेंटेन करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना कि स्टेम और स्टेम का तो वेस्कुलर कनेक्शन एक जैसा होता है। अब स्टेम में एंडाच कंडीशन हो, इसका स्टेम इसका स्टेम, एंडाच एंडाच आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि एंडाज के साथ साथ इसमें कौन सा होता है, कंजॉइंट होता है, तो दोनों में अगर कंजॉइंट कंडीशन होगी जुड़ जाएगा। अब रूट के केस में एग्जास्ट होता है, रेडियल होता है, तो रूट और स्टेम का अगर आपस में हम वेस्कुलर कनेक्शन मेंटेन कराना चाहेंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। इसका मतलब है कि जिसको हम लोगों ने स्टॉक के फॉर्म में सिलेक्ट किया, उसका थोड़ा सा शूट तो हमें लेना होगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा शूट लिया और बाकी ज़्यादातर पोर्शन क्या ले लिया, सायन ले लिया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात एक और क्या है, जब हम इन दोनों को ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर फिक्स करने के बाद बैंडेज कर देंगे, उसके बाद हमें कुछ समय के बाद इस बात को ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि हमें ये देखना होगा कि मान लेते हैं सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग हो गई, ग्रोथ होने लगी, इसकी बड्स तो जर्मिनेट कर रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके स्टॉक में जो एक्सपोज्ड शूट हो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बड्स बच गई हो और वो बड्स क्या होने लगे, जर्मिनेट करने लगे। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो स्टॉक का एक्सपोज्ड शूट वाला पोर्शन है उसके पास बड्स नहीं होनी चाहिए। अगर बड्स मौजूद है भी तो जैसे ही वो आपकी नोटिस में आता है तो वैसे ही हमें उसे क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड किसका पार्ट है, तो बड का तो मतलब है, बड तो शूट का पार्ट है। अगर बड जर्मिनेट करने लगा तो इसका मतलब है कि शूट जर्मिनेट करने लगा, और स्टॉक के शूट को जर्मिनेट होने से हमें क्या करना है, रोकना है। ठीक है, इसी बात के लिए तो हम लोग क्या करा रहे हैं, ग्राफ्टिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लीव्स एंड बड्स
प्रेजेंट ओवर द स्टम्प ऑफ स्टॉक। अब देखो वही बात हमने लिखी है, लीव्स एंड बर्ड्स इफ प्रेजेंट ओवर द स्टम्प ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक का जो एक्सपोज्ड पोर्शन है स्टम्प ऑफ स्टॉक आर रिमूव्ड एंड आर नॉट अलाउड टू स्प्राउट, और उन्हें मतलब स्प्राउट मतलब जर्मिनेट होने के लिए उन्हें अलाउड नहीं होना चाहिए। इफ नोटिस्ड देन शुड बी सेपरेटेड एज सुन एज पॉसिबल, तो इस बात को आप ध्यान रखो। तो ये हम लोग ग्राफ्टिंग कहाँ कराते हैं, तो ग्राफ्टिंग हम लोग मैंगो में कराते हैं, एप्पल में कराते हैं। आप दो दो का ग्रुप बना के याद करोगे तो याद भी हो जाएगा, मैंगो, एप्पल, सिट्रस, गुआवा, ये जनरली हमारे आसपास के ट्री हैं, ठीक है। और पी को हमने देखो 4 पार्ट में, क्योंकि कई सारे पी हैं, प्लम है, पीच है, पाइन है, पियर है, तो प्लम, पीच, पाइन, पियर। और एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है। तो ये मिलाकर यहाँ पर क्या कराते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग। तो आपको बहुत प्रॉपरली ग्राफ्टिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो डायग्राम है, तो ये तो समझ गई होगी, ये तो हमने आपको बताया। प्लांट विद सुपीरियर सायन हमने सेलेक्ट किया, तो प्लांट विद सुपीरियर सायन हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। और फिर प्लांट विद सुपीरियर स्टॉक हमने सेलेक्ट किया, और फिर सायन और स्टॉक को आपस में क्या कर दिया, ग्राफ्टिंग वैक्स से जोड़ दिया, और फिर यहाँ पर क्या कर दिया, फिर यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर क्या कर दिया, बैंडेज कर दिया, ठीक है। और फिर बैंडेज करने के बाद यहाँ पर अगर इसके स्टंप वाले पोर्शन में, स्टॉक के स्टंप वाले पोर्शन में कोई भी बड है तो उसे हम लोगों को तुरंत क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। इसे हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। स्टॉक सायन आपको समझ में आ गया। कैम्बियम ऑफ टू शुड कम इन कॉन्टैक्ट सो दैट वेस्कुलर कनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट आर मेंटेन्ड, ताकि वेस्कुलर कनेक्शन क्या हो जाए, मेंटेन्ड हो जाए। नेक्स्ट, अब ये जो होता है, ये जो हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, तो कई टाइप्स की ग्राफ्टिंग होती है, सबको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपसे एग्जामिनर पूछेगा। फिर भी हमने सारे ग्राफ्टिंग के डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राफ्टिंग के डायग्राम है ना, तो इसको ज़रा देख लो, है ना, ये ग्राफ्टिंग से। अब जैसे टंग ग्राफ्टिंग, तो टंग ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, एक्चुअल में जब हम स्टॉक और सायन को आपस में फिक्स करते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम लोग एक कट देते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा हम कट देंगे ना, तो दोनों साइड से अगर हम दोनों प्लांट को क्या देंगे, इक्वली कट देंगे, तो दोनों स्टॉक और सायन दोनों को कट देंगे, तो दोनों में हीलिंग क्या होने लगेगी, प्रमोट होने के लिए प्रॉपर सेल डिवीजन होने लगेगा, तो जिसकी वजह से दोनों के बीच में कनेक्शन मेंटेन होना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर आप टंग ग्राफ्टिंग क्या है, तो अगर आप स्टॉक एंड सायन दोनों में ऑब्लिक कट मारते हो, तो देखो ये ऑब्लिक कट है, और ऑब्लिक कट में भी थोड़ा सा कुछ इस तरह से कट है ना, तो ऑब्लिक कट जब होता है तो उसे हम लोग टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं, उसे हम लोग स्लाइस ग्राफ्टिंग कहते हैं, उसे हम लोग विप ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग हम लोग वहाँ करते हैं ना जहाँ पर क्या होता है, स्टॉक एंड सायन दोनों का डायमीटर क्या होता है, सेम होता है। फिर वेज ग्राफ्टिंग क्या होती है, बस उसके कटिंग का ही फर्क है। जैसे आपने अभी देखा था, टंगिंग देखा था, नॉचिंग देखा था, रिंगिंग देखा था, तो जो आप लोगों ने नॉचिंग देखा था ना, उसमें जो कट लगाया था वो एक तरह से वेज ग्राफ्टिंग में वैसा ही कट है। वेज ग्राफ्टिंग में हम लोगों ने स्टॉक एंड सायन में हम लोगों ने कैसा कट दिया है, तो देख रहे हो ये वी शेप कट है, तो कैसा कट है, वी शेप हम लोगों ने कट दिया है। तो जो उभार है उसको हम लोग वेज कह देंगे, और जो अंदर की तरफ क्या कहते हैं, डिप्रेशन है, उसे हम लोग क्या कर देंगे, स्लिट कह देंगे। तो जब हम लोग वी शेप नॉच बनाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, एक तरफ वेज एक तरफ स्लिट, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग वेज ग्राफ्टिंग कह देंगे। वेज ग्राफ्टिंग में भी स्टॉक एंड सायन का डायमीटर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्रॉन ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्रॉन ग्राफ्टिंग में ये देखो स्टॉक है, ये सायन है। अब यहाँ पर देखो सायन एक से ज़्यादा लिए गए हैं। अगर हम लोग क्रॉन ग्राफ्टिंग में देखें तो जो हम लोगों ने कट दिया है वो भी वेज जैसा ही है, ठीक है। तो ये जो क्रॉन ग्राफ्टिंग में, बस हम लोग क्रॉन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, क्रॉन ग्राफ्टिंग में इंपॉर्टेंट बात ये कि स्टॉक और सायन दोनों का डायमीटर आपस में सेम नहीं है, स्टॉक का ज़्यादा है, सायन का कम है, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि एक साथ हम लोग कई सायन को क्या करा सकते हैं, एक ही स्टॉक में क्या करा सकते हैं, क्राफ्ट करा सकते हैं, जिससे कई सारे एरियल शूट क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो क्रॉन ग्राफ्टिंग में कई सारे एरियल शूट एक समय में बन जाएंगे। स्टॉक एंड सायन का डिफरेंट डायमीटर होता है, क्राउन जैसा अपीयरेंस होता है, तो इसको हम लोग क्रॉन ग्राफ्टिंग कहते हैं। यहाँ पर वन स्टॉक वन सायन, लेकिन यहाँ पर सेवरल सायन एंड वन स्टॉक। तो क्रॉन ग्राफ्टिंग आप लोग डायग्राम से समझ जाओगे। जब डायग्राम पता है तो कहीं अगर एक लाइन में थ्योरी लिखी होगी तो आप बहुत आसानी से इसको ईजिली समझ जाओगे। फिर अप्रोच ग्राफ्टिंग, तो अप्रोच ग्राफ्टिंग में एक
पॉटेड प्लांट है। पॉटेड प्लांट जो है उसको हम लोगों ने स्टॉक के फॉर्म में सेलेक्ट किया है, ठीक है। और एक और प्लांट है जिसको हम लोगों ने सायान के फॉर्म में क्या किया है, सेलेक्ट किया है। तो फिर स्टॉक एंड सायान एक दूसरे को क्या लेकर आएंगे, पास पास लेकर आएंगे। और एक दूसरे को पास पास लेकर आएंगे तो देखो एक दूसरे को दो प्लांट को एक दूसरे के पास पास लाना, तो इस ग्राफ्टिंग को हम लोग कौन सी ग्राफ्टिंग कहेंगे, तो इस ग्राफ्टिंग को हम लोग कहेंगे अप्रोच ग्राफ्टिंग कहेंगे। तो ये देखो दोनों में अप्रोच हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम दोनों में क्या करेंगे, तो दोनों में एक हम लोग डीप कट मारेंगे, तो यहाँ पर भी डीप कट मारेंगे, यहाँ पर भी डीप कट मारेंगे और फिर दोनों को बैंडेज कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से प्रॉपर जैसे ग्राफ्टिंग होती है। और जैसे ही यहाँ पर क्या हो गया, रूट वगैरह का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। ये यहाँ पर तो रूट फॉर्मेशन के इनिशिएशन का हमें इंतजार भी करना नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर ग्राफ्टिंग है, तो जिसको हमें सायान के फॉर्म में सेलेक्ट करना है तो इसका ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो ये देखो यहाँ से कट हमने मार दिया, तो ये कट हम लोग यहाँ से मार देंगे, ठीक है। और स्टॉक वाले में हमें नीचे वाला पोर्शन चाहिए तो हम लोग ऊपर से कट मार देंगे। मतलब जिसे स्टॉक की तरह सेलेक्ट किया है उसमें कवर्ड पार्ट के ऊपर हम कट मारेंगे, और जिसे हम लोगों ने सायान के फॉर्म में सेलेक्ट किया है उसमें कवर्ड पार्ट के हम लोग नीचे कट मार देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बड ग्राफ्टिंग, अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो अगर एक अच्छा एग्जामिनर है तो वो बड ग्राफ्टिंग को लेकर बना सकता है। यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हम आपसे इस वजह से बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बड ग्राफ्टिंग में सायन के फॉर्म में हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बड ग्राफ्टिंग में सायन के फॉर्म में हम लोग किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, खुद बड को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर यही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अकेले सिर्फ बड को, अकेले सिर्फ आप ट्रू बड को, ट्रू बड का मतलब जो स्टेम में मौजूद है, आप उसे भी किसकी तरह सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसे भी सायन की तरह क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है ना बड के पास कैपेबिलिटी होती है ब्रांचेस बनाने की, लीव्स बनाने की, तो बड कैपेबल है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो जिसे हम लोगों ने स्टॉक के रूप में सेलेक्ट किया उसमें एक टी शेप कट देते हैं। ये कैसा कट है, तो ये ध्यान रखना, ये एक टी शेप्ड कट है, एक टी शेप कट देते हैं। और फिर उसमें बार के कुछ पोर्शन को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, और फिर बड को यहाँ पर फिट कर देते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, बैंडेज कर देते हैं। तो ये देखो बड को हमने यहाँ पर फिट कर दिया है, बार को थोड़ा बाहर निकाल कर, और फिर क्या कर दिया है, बैंडेज कर दिया है, ठीक है। और फिर होगा क्या, तो फिर होगा क्या, तो ये तो स्टॉक है, तो स्टॉक है तो इसका मतलब है कि इसको तो अलग करने की जरूरत नहीं है, सायन को तो हम सेपरेट कर ही चुके हैं। और फिर यही बड कुछ समय के बाद क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा, और यहाँ से एरियल शूट्स क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ग्राफ्टिंग भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में आपको कटिंग समझ में आ गई, लेयरिंग समझ में आ गई, और आपको लेयरिंग में आपको गुटी एयर लेयरिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई, आपको ग्राफ्टिंग। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग का सबको मतलब पता है। ग्राफ्टिंग में हम लोग टू डिफरेंट प्लांट को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक का रूट सिस्टम लेते हैं, एक का शूट सिस्टम लेते हैं। रूट सिस्टम को हम लोग स्टॉक या अंडर स्टॉक कहते हैं, और शूट को हम लोग सायन या फिर हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। अब जिसको हम लोग स्टॉक एंड सायन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो दोनों के वैस्कुलर कैम्बियम को क्या होना चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहिए, ताकि दोनों के जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सके, या दोनों के बीच में जाइलम एंड फ्लोएम का कनेक्शन क्या हो सके, मेंटेन हो सके। ये जो ग्राफ्टिंग होती है ये कई टाइप्स की है, वो डिपेंड करती है कि स्टॉक एंड सायन में हम लोगों ने किस तरह का कट दिया है आपस में उन्हें क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। जब हम ऑब्लिक कट देते हैं तो उसे हम लोग टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। जब हम वी शेप वेज या स्लिट बनाते हैं तो उसे हम वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक स्टॉक में कई सारे सायन हम लोग ग्राफ्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्रॉन ग्राफ्टिंग कहते हैं। दो डिफरेंट प्लांट को पास पास लेकर आते हैं तो उसे हम लोग अप्रोच ग्राफ्टिंग कहते हैं। जब खुद बड का इस्तेमाल होता है किसकी तरह, सायन की तरह, तो उसे हम लोग कौन सी ग्राफ्टिंग बोलते हैं, बड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये स्टॉक सायन एक दूसरे को कट किया, यहाँ एक दूसरे को हम लोगों ने जोड़ने से पहले यहाँ पर कट लगाया, फिर उसको बैंडेज कर दिया। कौन किसको हम स्टॉक की तरह कंसिडर करना है, किसको सायन की तरह कंसिडर करना है, ये बात आपको समझ में आती है। ग्राफ्टिंग में क्या कहते हैं, कैम्बिया एक दूसरे के कनेक्शन में क्यों आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग वैक्स से हम एक दूसरे को फिक्स करते हैं, फिर बैंडेज टेप लगा देते हैं। हमें ये देखना है कि स्टंप ऑफ स्टॉक में किसी भी तरह से लीव्स या बड नहीं होना चाहिए, अगर हो तो वो जर्मिनेट ना कर पाए, उन्हें रिमूव करना चाहिए। मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, सिट्रस हो गया, और पी से प्लम, पीच, पियर और पाइन, इन सब जगह हम लोग ग्राफ्टिंग को कराते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग में हम लोग कंपोजिट प्लांट बनाते हैं, कैम्बिया होना चाहिए, इसका मतलब यूस्टेलिक प्लांट में कराते हैं। हम लोग सायन के फॉर्म में किसे सेलेक्ट करते हैं, जिसके पास ये फीचर हो, और हम लोग स्टॉक के फॉर्म में किसे सेलेक्ट करते हैं तो वो तो आप खुद से सोच सकते हो, ठीक है। फिर ग्राफ्टिंग का मतलब
तो आप लोगों को समझ में आ गया। लीची, पोमग्रेनेट, ऑरेंज, रबर प्लांट, ये सब हाई हाइट वाले प्लांट होते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में होते हैं। यहाँ पर गुटी और एयर लेयरिंग कराते हैं। गुटी एयर लेयरिंग में 2 से 3 महीनों में क्या हो जाता है, रूट्स वगैरह क्या हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। गुटी एयर लेयरिंग हम लोग अर्ली मानसून में कराते हैं, वहाँ पर रिंग ऑफ बार को रिमूव करते हैं, फिर ग्राफ्टिंग क्ले वहाँ पर से कवर करते हैं। वो हेल्दी होना चाहिए, वुडी होना चाहिए, ठीक है। अगर वुडी नहीं होगा तो बार कहाँ से होगा, कॉमन सेंस वाली बात। ग्राफ्टिंग क्ले क्या है, तो ग्राफ्टिंग क्ले में क्या होता है, तो 1 पार्ट काउडंग, 1 पार्ट मास और 2 पार्ट क्ले। क्ले हमने आपको बता दिया। और फिर वो जो ग्राफ्टिंग क्ले होता है उसमें वाटर, ऑक्सीजन, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और फिर उसे पॉलीथीन में क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। ये बहुत आसानी से हमको डायग्राम से समझ में आ रहा है, ठीक है। गुटी और एयर लेयरिंग आज का मेथड नहीं है, ये बहुत ही एंशिएंट हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में वहाँ पर कराते हैं जहाँ पर सॉफ्ट ब्रांच जो होती है वो नियर द सॉइल नहीं है। कहाँ कहाँ है, लीची पोमग्रेनेट में है, ऑरेंज में है, रबर में है। ट्रेंच लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग बिल्कुल स्टोलन जैसा है ना, हम लोग एक प्लांट इसके सॉफ्ट बेसल पार्ट को हम लोग झुकाकर ट्रेंच में अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, तो ट्रेंच में जब हम पैक कराते हैं तो इसको हम लोग ट्रेंच लेयरिंग कहते हैं। ट्रेंच लेयरिंग में फ़ायदा क्या है कि एक साथ कई सारे प्लांट क्या हो सकते हैं, अराइज होते हैं। यहाँ पर भी जहाँ पर भी हम डिफोलिएट करेंगे नोड के पास, वहाँ पर हम प्रॉपर क्या करेंगे, तो वहाँ पर प्रॉपर हम लोग क्या देंगे, इंजरी देंगे। ऑक्सीजन वगैरह का हम लोग यहाँ पर भी प्रॉपर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो टिप लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग में फ़ायदा क्या है आपको समझ में आता है, ठीक है। जो कट देते हैं वो टंगिंग, नॉचिंग एंड रिंगिंग आपको समझ में आता है। इंजर डिफोलिएटेड पार्ट को हम लोग पैक करते हैं, पैक डाउन ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। बाद में उसमें रूट्स क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी, वॉलनट और क्या हो जाएगा, मलबेरी। लेयरिंग को हम लोग रूटिंग कटिंग मेथड कहते हैं, इन विच प्लांट इज अलाउड टू इंड्यूस रूट वाइल इट्स स्टिल अटैच टू पेरेंट, ठीक है। तो कटिंग में हम लोग पहले कट करके फिर रूट को इंड्यूस करते हैं, और लेयरिंग में जो लेयर होती है वो प्लांट से अटैच रहती है और तभी हम लोग इनिशिएट कराते हैं। जब टिप को हम लोगों ने किया तो इसको हम लोग टिप लेयरिंग, बस 2 ही लेयरिंग है, टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में हम लोग ट्रेंच बनाते हैं। ये सब फिर से वही अर्ली रेनी सीजन में ही हम लोग करेंगे। सॉफ्ट बेसल पार्ट को हम लोग नोड वाले रीजन से डिफोलिएट करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, मिट्टी में हम लोग दबा देंगे। तो इस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। और जैसे एडवेंटिशियस रूट अराइज हो जाएगी तो लेयर को मेन प्लांट से हम लोग क्या कर लेंगे, कट करके ग्रो करा लेंगे। रूट कटिंग में हम लोग रूट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूट को कट करने के बाद उसे रूट की तरह कंसिडर ना करो, बिल्कुल स्टेम की तरह हम उसे प्लांट करेंगे। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम नए सिरे से रूट को इनिशिएट कराएंगे। साइटोकाइनिन का इस्तेमाल करके एडवेंटिशियस शूट को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर प्री रिक्विजिट एडवेंटिशियस बड है, एडवेंटिशियस रूट होती है। हाँ, कुछ में रूट में पहले से ही अगर एडवेंटिशियस बड मौजूद है तो फिर वो हमारे लिए और भी क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ऐसा हम लोग लेमन में करते हैं, टैमरिन में करते हैं, ब्लैकबेरी में करते हैं, रास्पबेरी में करते हैं। लीफ कटिंग हम लोग कहाँ करते हैं, तो वो तो आपको पता है। लीफ कटिंग हम लोग बोगनविलिया में करते हैं, सॉरी बिगोनिया में करते हैं, ब्रायोफाइलम में करते हैं। बिगोनिया ब्रायोफाइलम के तो मार्जिन में बड मौजूद होती है। स्नेक प्लांट सेंसेवियरा में करते हैं। फिर इसको हम लोग लीफ को वर्टिकल सेक्शन में कट करते हैं, फिर ट्रांसवर्सली कट करते हैं और फिर वर्टिकली उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट करते हैं। वही ऑक्सीजन में डिप करा के हम लोग प्रॉपर प्लांट करेंगे। इंडक्शन ऑफ रूटिंग और इंडक्शन ऑफ इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस बड, ये सब इसकी क्या हो जाएंगी, प्री रिक्विजिट हो जाएंगी। तो इसके लिए हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, साइटोकाइनिन का इस्तेमाल करेंगे। ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया के केस में हम लोगों की ये वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व होगी, क्योंकि ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया में एडवेंटिशियस बड क्या होता है, पहले से मौजूद होता है। स्टेम कटिंग में तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग किस पार्ट ऑफ स्टेम को सेलेक्ट करेंगे, जो कि 1 ईयर ओल्ड हो, 20 to 30 सेंटीमीटर उसका अलग करेंगे। 1 ईयर ओल्ड है तो इसका मतलब है कि उसमें अच्छी खासी क्या है, ग्रोथ है, उसको अलग करेंगे, ऑक्सीजन में डिप कराएंगे, फिर सॉइल में उसको क्या करेंगे, प्लांट करेंगे। ये तो सबसे कॉमन मेथड होता है रोज़ में, चाइना रोज़ में, सिट्रस में, है ना, टी प्लांट में, बोगनविलिया में हम लोग स्टेम कटिंग का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग आप लोग को समझ में आ गया। सबसे फास्ट क्या होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। कटिंग में हम लोग रूट, स्टेम, लीफ तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कट पीस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स प्लांटेड हो जाएगा। ये सब काम हम लोग कहाँ करते हैं, नर्सरी में करते हैं। प्री रिक्विजिट हमने आपसे कहा एडवेंटिशियस बड होता है नए प्लांट को बनने के लिए, और क्या होता है, रूटिंग होता है। आर्टिफिशियल मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मैन मेड टेक्निक है जहाँ पर सोमैटिक पार्ट का इस्तेमाल किया गया है और उससे एक नए प्लांट को अराइज कराया गया है। और ऐसा करने के लिए हम लोग किस सीजन को सिलेक्ट करते हैं, रेनी और स्प्रिंग सीजन को। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।